हमारे आसपास की दुनिया में इन दिनों लगातार साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। साइबर फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं, जिनके चलते कई बार हमें अपने पैसे भी गंवाने पड़ते हैं। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कभी आपके पास एक मोबाइल में लिंक आता है, कभी एक क्यूआर कोड आता है, तो कभी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको क्लिक करते ही आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं और आपको लाखों रुपए की चपत लग जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? और अगर आपके मोबाइल में लिंक आता है तो आपको किस तरह की प्रिकॉशन बरतनी चाहिए? इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं साइबर सिक्योरिटी में एक लंबा एक्सपीरियंस रखने वाले साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रवि चौबे जी। रवि चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस वर्ल्ड में। ओके, थैंक यू वेरी मच। रवि जी, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि हम देखते हैं जिस तरीके से कि लगातार आम लोगों के जीवन में, मेरे पास भी आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, कि लगातार लिंक्स निकल कर सामने आते हैं। और उन लिंक्स में होता यह है कि हम लोगों को जैसे ही हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमें जो है पैसे का नुकसान हो जाता है, हमारे अकाउंट से ट्रांजैक्शन का मैसेज आ जाता है। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये इससे हम इस तरह के थ्रेड से किस तरह के बचा जा सकता है? जी। हाँ जी, आपने सही बताया। आज के दिन बहुत सारे इस तरह के केस आ रहे हैं कि फ्रॉड केस हो रहे हैं, जो हमारे पास लिंक आता है और लिंक को हम क्लिक करते हैं, उसके बाद वो कंट्रोल हमारे मोबाइल का या हमारे सिस्टम का कंट्रोल एक जो मलेशियन अटैकर है उसके पास चला जाता है। तो सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमें किसी भी अनट्रस्टेड या अननोन जगह से कोई भी हमें लिंक आया है उसको क्लिक नहीं करना है। बाई चांस कोई हमारे जानने वाले ने भी लिंक भेजा है तो भी पहले हमें उससे डिस्कस करना है, भाई आपने ये लिंक क्यों भेजा है, क्या है, मुझे बताइए। हो सकता है कि जो आपका जानने वाला है वो तो ट्रस्टेड आदमी है, पर उसको किसी ने फॉरवर्ड किया है, उसने आपको फॉरवर्ड कर दिया है, तो आप उसमें फंस सकते हैं। तो हमारा पहला तो ये कि आपको किसी भी केस में कोई भी लिंक क्लिक नहीं करना है। इनकेस आपको लगता है कि लिंक जनून है तो पहले उसको इंडिविजुअल जिसने आपको फॉरवर्ड किया है उससे टेलीफोन से बात करो, क्यों है, कहाँ है, और उससे पूछो भाई अब मुझे लिंक पे मैं क्लिक नहीं कर रहा, आप मुझे बताइए, ऑल्टरनेट बताइए कि क्या है, आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये हमारी एक सावधानी की बहुत ज़रूरत है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा एक मैसेज आ रहा है, जिस मैसेज में लिखा हुआ है कि आपके पास एक लिंक आ रहा है। लिंक में मैसेज आ रहा है कि अगर आपने 6:30 बजे तक अपना बिजली का भुगतान नहीं किया तो आपकी बिजली कट जाएगी। और नतीजतन लोग डरते हुए उस लिंक पर क्लिक कर रहे हैं और क्लिक करते ही उनके अकाउंट से पैसे चले जा रहे हैं। आप बताइए, क्या आपको कुछ ऐसे लोगों का पता चला या आपके कुछ संपर्क में ऐसे लोग आए जिनके जिनके साथ इस तरह का हादसा हुआ हो? हाँ, मेरे जानने वालों के अंदर बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी डोमेन में हूँ, तो इतने सारे मेरे पास केस आते हैं जो हमें बताते हैं कि ऐसे केस हो सकते हैं। वो एक तरह से पैनिक सिचुएशन करते हैं। जब हमारे पास कोई पैनिक सिचुएशन होती है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, तो उस टाइम पे हमारे दिमाग का काम करना थोड़ा सा कम हो जाता है और वी टेक द क्विक डिसीजन। जब आपको ऐसा डर लगेगा कि आज शाम को इनकेस आपको 6 बजे तक आपने ये बिजली का बिल नहीं भरा तो हो सकता है आपकी बिजली कट जाए, तो आपको डर इस बात का है कि मेरी बिजली नहीं कटनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यार मैं फटाफट बिजली का बिल भर देता हूँ। तो मैंने क्लिक किया, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बिजली का बिल भरना है, उस लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है। आप ऑफिशियल जो बिजली विद्युत विभाग की जो साइट है उस पे जाइए, उस पे देखिए कितना ड्यू है, वहाँ पे पे कीजिए, न कि किसी लिंक पे क्लिक करेंगे। केवल ये बिजली वाला ही नहीं है, इस तरह से कई तरह के और भी होते हैं। मेरे पास कॉल भी आता है या फिर कभी कभी मैसेज आते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड है या ATM कार्ड है, वो आपने KYC नहीं कराया है, वो ब्लॉक होने वाला है। इनकेस आप इसको इमीडिएटली KYC करा देंगे तो आपका ये कार्ड चालू रहेगा। तो आप आपके पास दो ऑप्शन है, वो आपको ऐसे डराएगा कि आपको 24 घंटे के अंदर कराना है, या तो आप कल जाके आप हमारी शाखा में जाइए, वहाँ पे जाके अपना KYC अपडेट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन ये कि आप हमारे साथ साथ अभी कर सकते हैं। तो आदमी क्या सोचेगा, यार मैं वहाँ पे जाऊँगा, मेरा KYC का प्रॉब्लम है, मेरा कार्ड बंद हो जाएगा। तो साइकोलॉजिकली आदमी बोलेगा ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ डिटेल, आपको क्या चाहिए। वो आपसे नाम पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, मदर्स नेम पूछेगा, डेट ऑफ, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी कलेक्ट कर लेगा। उसको मिस यूज़ करने के लिए कभी भी काम को ले सकता है। तो वो आपके डाटा दे दिया, डाटा देने के बाद फिर आपको पे कराने के लिए बोलेगा, आपको एक लिंक देगा। समटाइम्स क्या होता है, इस टाइप के लिंक्स में कुछ हमारी रिमोट डेस्कटॉप साइट्स होती हैं या रिमोट कनेक्शन साइट होती है, जिसमें से एक मलेशियस है, बहुत यूज होता है, एनीडेस्क को आपने कनेक्ट कर दिया। उसका क्या होगा, उसकी आपकी जो स्क्रिप्ट की एक कॉपी है उसको जो आपका मलेशियस अटैकर है, जिसको मलेशियस मीन्स जो क्रिमिनल है, उसके पास स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई देता रहेगा। अब जो पेमेंट करेंगे, आपकी कार्ड डिटेल डालेंगे, जैसे ही टाइप करेंगे वहाँ पर दिखाई देता रहेगा। आप OTP आपके पास आएगा, आप सोचेंगे मेरे पास OTP किसी के पास नहीं, उसका OTP आपके उसके पास पहुँच रहा है। वो फिर कुछ
कुछ और आपका जो कार्ड डिटेल पहुंच गया उसके पास पहुंच गया, उसको यूज करेगा, दोबारा से पूछेगा और फिर होता रहेगा। हो सकता कभी कभी क्या कॉल पे आपको पहले बातों में रखे रहेंगे, आप बातों में बिजी रहेंगे, आपके पास पैसे कटने के मैसेज भी आएंगे तो आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उसने आपको साइकोलॉजिकली बातों में फंसा रखा है। तो ये तरीके हमारे मैसेज के थ्रू भी हो सकते हैं, कॉल के थ्रू भी हो सकते हैं। जब हमें लिंक के थ्रू आता है तो टेक्निकली हम उसको फिशिंग बोलते हैं, जब हमें कॉल के थ्रू इस टाइप की होती है उसको विशिंग बोलते हैं। विशिंग बोलते हैं। एक क्यूआर कोड से रिलेटेड फ्रॉड भी होता है। क्यूआर कोड हमारे पास आता है कहीं से और हमें कहा जाता है कि उस क्यूआर कोड को स्कैन करिए अपने मोबाइल से, और उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक मोबाइल से पैसे निकल जाते हैं। ये किस तरह का फ्रॉड है और इसमें कैसे फ्रॉड होता है? हाँ जी, एक्चुअली क्या है, क्यूआर कोड का जो नॉर्मली मेन पर्पज है वो होता है हमारा पेमेंट करने के लिए। जब हमें कहीं पेमेंट करना होता है, जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल भरा रहे हैं या शॉपिंग कर रहे हैं, तो हमने कोड स्कैन किया और उसमें ऑटोमेटिकली हम बैक एंड में लिंक एम्बेडेड हो जाता है और हम पेमेंट कर देते हैं, और उसमें अमाउंट भी लिखा जा सकता है। समटाइम्स अमाउंट अलग से भी भर सकते हैं या ऑटोमेटिक भी हो सकता है। क्यूआर कोड में क्या लिखा है वो हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, परंतु हमें सॉफ्टवेयर में वो बैक एंड में चलता है। तो हमें पहली बात तो ये सोचनी है, कभी कभी ये होता है कि बोलेंगे आपको मैं इतना पैसे देने वाला हूँ, आपको देना था, और आप अपना, मैं आपको एक क्यूआर कोड भेजूंगा, आप उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो और मैं आपके बैंक में इतना पैसा भेज दूंगा। परंतु होगा क्या मुझे पैसा रिसीव करने के लिए क्यूआर कोड की जरूरत है? नहीं, डेफिनेटली नहीं। पहली बात है, जब आपको कोई बोलता है मैं आपको पैसा दूंगा, आप ये मेरा क्यूआर कोड स्कैन कर लो, क्योंकि वो क्यूआर कोड के अंदर अमाउंट भी डाल देगा, आपको वो क्यूआर कोड स्कैन नहीं करना है। क्योंकि जो क्यूआर कोड का नॉर्मली जो पर्पज होता है अमाउंट के साथ में, वो पेमेंट के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं होता। इसी तरह से एक और फ्रॉड होता है। एक तो क्यूआर कोड का आगे नॉन क्यूआर कोड बेस्ड भी होते हैं, जिसमें क्या हो गया कि आपके पास एक मैसेज आएगा कि मैं आपको पेमेंट कोई कर रहा है, तो मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। आपने पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए कभी पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती। गलती से आपने पिन डाल दिया, इसका मतलब आपने पेमेंट रिसीव नहीं किया, पेमेंट उल्टा कर दिया। इसका मतलब क्या है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी पेमेंट रिसीव करने के लिए पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। इन केस आपका प्रॉम्प्ट कर रहा है आपका लैपटॉप या मोबाइल के आपको पिन डालना पड़ रहा है, तो आप पहले सावधान हो जाइए कि आप पेमेंट रिसीव नहीं कर रहे, आपके खाते से उल्टा पैसा जाने वाला है, सावधान रहें। तो कुल मिलाकर मुझे ये बताइए कि अलग अलग तरह के फ्रॉड्स के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की कि जब कभी भी हमारे पास इस तरह के मैसेज आते हैं तो किस तरह की सावधानी बरतनी है, एक आम आदमी को हिसाब से बताइए। हाँ जी, अब पहले हमें थोड़ा सतर्क रहना है। सतर्क रहने का मतलब क्या है कि हमें कोई भी मैसेज आ रहा है, जब मैं सबसे पहले बताया था, मैसेज को पहले तो जहाँ पे लिंक है, लिंक पे हमें क्लिक नहीं करना है। इन केस आपको लग रहा है कि लिंक जेन्युइन आदमी ने भेजा है, उससे पूछो, उसको दोबारा आप बोलो भाई आप क्या चाहते हैं, आप मुझे डिटेल दो, लिंक पे क्लिक नहीं करना है। दूसरे हमारी सावधानी क्या है कि हमें हमारे जो ऐप्स हैं, नॉर्मली गलती कहाँ पे होती है, हम अनवांटेड ऐप्स को डाउनलोड कर लेते रहते हैं, चाहे हमें ज़रूरत है या नहीं है। नाम हमने सुन लिया, कोई भी ऐप किसी भी देखा उसके बड़ा अच्छा ऐप है, परंतु क्या ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है, तो क्या किस टाइप की उसे परमिशन चाहिए, वो ऐप हमसे अनवांटेड परमिशंस मांग रहा है, तो हमें ऐप नहीं करना है। ऐप जो भी हमें डाउनलोड करना है वो थर्ड पार्टी स्टोर से ना लेके हमें जो ऑफिशियल स्टोर होते हैं, जैसे एप्पल का है, गूगल प्ले है, जिसके ऑफिशियल स्टोर से उसी से ऐप डाउनलोड करना है। जब हमें ज़रूरत है तो ही करना है, परमिशंस को देखना है, ऐप से रिलेट हो गया। दूसरा, हमें पासवर्ड, हम हमारे चाहे सोशल मीडिया हो या हमारे बैंक के अकाउंट हो या फिर हमारे ऑफिस के अकाउंट्स हों, हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि कम से कम उसकी जो लेंथ है 8 कैरेक्टर होनी चाहिए, उसमें अल्फा न्यूमेरिक मतलब उसमें ABCD के साथ में 1 2 3 भी आए, स्मॉल लेटर आए, कैपिटल आए और स्पेशल कैरेक्टर भी आना चाहिए जब होता है। और पासवर्ड को बेस्ट प्रैक्टिस बोलती है कि आपको रोटेट करना चाहिए, हर 3-3 महीने 4 महीने में बदलते रहना चाहिए, ऐसा नहीं एक ही पासवर्ड। दूसरा पासवर्ड भी एक और होता है कि हमने पासवर्ड तो यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, परंतु मैंने वो सेम पासवर्ड सोशल मीडिया पे भी यूज़ कर रहा हूँ, सेम मैं बैंक में कर रहा हूँ, ऑफिस में भी कर रहा हूँ। सपोज करो गलती से मेरे एक जगह मेरा अटैक हो जाता है, एक बार किसी अटैकर को मेरा पासवर्ड मिल जाता है, वो पासवर्ड का मिसयूज करके मेरी दूसरी साइट पर जा सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पासवर्ड हमें डिफरेंट यूज़ करने हैं। OTP हमें कोई भी पूछता है, किसी भी बहाने से पूछता है, हमें OTP शेयर नहीं करना है। एक और कभी कभी क्या होता है, एक टेस्ट केस है कि हमारे पास आता है कि आपको एक यूरोप का ट्रिप या वहाँ का ट्रिप XYZ कंट्री का फ्री में ट्रिप मिलता है,
और आपको एक रजिस्ट्रेशन देना होगा, एक आपके पास रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा, तो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म है और रजिस्ट्रेशन में आप नाम, पता, एड्रेस तो आप सारा ले लिया, आपकी डिटेल्स के हिसाब से उन्होंने एक रिक्वेस्ट जनरेट कर ली, फिर आपके पास OTP आया, तो वो क्या बोलते हैं, वो OTP नहीं बोलते, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन 4 डिजिट का नंबर आया होगा, आप जल्दी जल्दी में देखेंगे नहीं क्या है, आप वो 4 डिजिट का नंबर वहाँ पर डाल देंगे, पर तो OTP होता है, तो आपका रजिस्ट्रेशन तो क्या हुआ, आपके बैंक से आपके पैसे चले गए। तो कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा समझदारी इसी बात में है, सबसे बड़ी समझदारी इसी बात में है कि जब कभी भी आप इस तरह के ट्रैप में फंसें तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि कोई भी आपको फ्री में पैसे देने के लिए तैयार नहीं बैठा है। लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो आपके साथ फ्रॉड करने के लिए तैयार बैठे हैं। साइबर सुरक्षा बैंकिंग सिस्टम लगातार ये कहता है कि किसी के साथ भी अपना पिन शेयर मत कीजिए, किसी के साथ भी अपना CVV नंबर शेयर मत कीजिए। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि अपने ATM के पासवर्ड को, अपने इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड को और अपने दूसरी तरह के पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाइए, उन्हें हर 3 महीने में चेंज कीजिए और अनावश्यक लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। कभी भी कोई भी बैंक या कोई भी ट्रांजैक्शन आपसे आपका पिन नंबर नहीं पूछती है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखें।